दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, हमने अभी कुछ दिन पहले ही ज्योग्राफी की सीरीज ख़त्म किया है। आज से मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप में से अधिकतर लोगों ने बोला था कि सर इसके बाद ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री स्टार्ट करिए, तो वही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगा और इसमें एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों जो है वो क्रमानुसार जो है वो कवर किए जाएंगे। और वही है कि हर क्वेश्चन घटना चक्र का हर एक प्रश्न इसमें है विथ शॉर्ट ट्रिक्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है और उसका जो क्रोनोलॉजी है। दोस्तों, हिस्ट्री में लोग कहते हैं कि हिस्ट्री समझने के लिए नहीं है, पर एक्चुअल में अगर हम हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी के अनुसार, कालक्रम के अनुसार समझते हैं तो काफ़ी चीज़ें याद रखनी हमें जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको हिस्ट्री जो है बिल्कुल एकदम बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दोस्तों, हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में बांटा जाता है। एंसेंट हिस्ट्री जो कि हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके और हर्षवर्धन के काल तक या 700-800 BC तक माना जाता है। उसके बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है जो कि 1857 तक होता है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री होता है। कुछ लोग प्लासी के 1750 में मानते हैं, तो वो अलग अलग कालानुक्रम हो उस पर न जाते हुए हम मेन जो है हमारा एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में चीज़ों को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज के बारे में एक जो है वो जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा जो एंसेंट हिस्ट्री का टाइम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कई सारे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता हमारा पलायोलिथिक पीरियड, एक होता हमारा मीजोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक होता है नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल। और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है आयरन एज और फिर उसी के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज और ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो इंडिया में जो फर्स्ट पलायोलिथिक टूल था, यानी जो इंडिया में जो पहला पलायोलिथिक टूल जो खोजा गया था उसको किसने खोजा था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो है, इन्होंने फर्स्ट पलायोलिथिक टूल को डिस्कवर किया था और वो एक जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये क्वेश्चन जो है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे थे कौन, तो वो एक जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट हम जानते हैं जो भूगर्भवेत्ता होते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जो एक्सकेवेशंस करते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो थे क्या थे, ही वाज अ जियोलॉजिस्ट एज वेल एज ए आर्कियोलॉजिस्ट। उसके बाद है द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। दोस्तों, एंशिएंट जो टाइम है उसके एज को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। एक तो स्टोन एज पाषाण युग, एक होता ब्रॉन्ज एज कांस्य युग और एक होता आयरन एज, जब आयरन की डिस्कवरी हो गई थी 10,000 BC के आसपास। तो 3 एज जो डिवाइड किया गया स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन में, इसको किसने डिवाइड किया था, या ये वर्ड जो है 3 एज सिस्टम जो है किसके द्वारा कॉइन किया गया था, तो दोस्तों ये दाने से एक आर्कियोलॉजिस्ट थे थॉमसन के द्वारा 3 एज सिस्टम को क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। तो याद रख सकते हैं T से थॉमसन और T से 3। तो 3 एज सिस्टम को किसने डिवाइड किया था, थॉमसन जी ने। उसके बाद है हमारा कि कालिका पुराण जो है किस रिलीजन से संबंधित है, तो कालिका पुराण जो है वो शक्तिज्म से संबंधित है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस एज में स्टार्ट हुआ, दोस्तों पशुपालन जो था यानी एनिमल को जो हम पालने का जो काम था वो मीजोलिथिक पीरियड में यानी मध्य पाषाण युग में स्टार्ट हुआ था। तो मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसको हम याद रख सकते हैं कि मोस्टली एनिमल को हम मीट के लिए करते हैं और एम से मीट, एम से मेजोलिथिक, क्योंकि कन्फ्यूजन हमें होगा पलायोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक में। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन मेजोलिथिक पीरियड। उसके बाद है जो मेजोलिथिक पीरियड में जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स
स्टार्ट हुआ था, इसका अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पे मिलता है, मतलब कहाँ से पता चलता है कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन मेजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों ये जो राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो बागोर साइट है, बागोर, और उसके अलावा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो आदमगढ़ साइट है, इन दो जगह से ये हमें पता चलता है कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन मेजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। तो बागोर एंड आदमगढ़ ये दो मेनली प्लेस है जहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलता है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कि मेजोलिथिक साइट फ्रॉम वेयर बोन इम्प्लीमेंट्स फाउंड। दोस्तों जो हड्डी के बने हुए इम्प्लीमेंट या हड्डी के बने हुए जो आभूषण थे किस मेजोलिथिक साइट से मिले हैं, तो ये मिले हैं महादहा से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महादहा साइट है। महादहा एक मेजोलिथिक साइट है जहाँ से हमें बोन ऑर्नामेंट्स यानी हड्डी से बने हुए आभूषण मिले हैं या हड्डी के टूल्स मिले हुए हैं। तो मेजोलिथिक साइट महादहा। उसके बाद है 3 ह्यूमन स्केलेटन्स एक सिंगल ग्रेव में कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों प्रतापगढ़ में जो दमदमा साइट है, प्रतापगढ़ के दमदमा साइट से 3 ह्यूमन स्केलेटन एक साथ मिले हैं, यानी ट्रिपल ब्यूरियल मिला है। तो याद रखने का इसका ट्रिक है कि दमदमा के साइट में दम है क्योंकि वहाँ पे 3 ह्यूमन स्केलेटन्स एक साथ मिलते हैं। उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड। दोस्तों सीरियल जो होते हैं, जो गेहूँ चावल जैसे जो क्रॉप होते हैं उनको सीरियल कहा जाता है। तो सीरियल क्रॉप का जो कल्टीवेशन है सबसे पहले कहाँ कब स्टार्ट हुआ। दोस्तों जिस प्रकार डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मेजोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, उसी तरीके से कल्टीवेशन ऑफ सीरियल जो है फर्स्ट को है वो नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। और 2 नियोलिथिक साइट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। एक है हमारा मेहरगढ़ जो कि आज के बालूचिस्तान पाकिस्तान में, वहाँ से व्हीट मिला था गेहूं, और कोलढेवा यूपी से राइस मिला था। तो कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स स्टार्टेड इन नियोलिथिक एज। तो हमें ये पता हो गया कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन पहले हुआ था इन कंपेरिजन टू कल्टीवेशन ऑफ सीरियल। तो यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। तो दोस्तों मेहरगढ़ और कोलढेवा से मिलते हैं। ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन्स, कौन सा ग्रेव है जहाँ पे 4 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हुए हैं। तो सराय नहर राय में 4 ह्यूमन स्केलेटन एक साथ मिले हैं। उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया। दोस्तों इंडिया में मनुष्य का पहला एविडेंस कहाँ पे मिलता है, नर्मदा रिवर के वैली में मिलता है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया। उसके बाद है फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा फसल या कौन से सीरियल को यूज किया। तो मनुष्य ने सबसे पहले बार्ले को यूज किया। उसके बाद आता है राइस, फिर आता है व्हीट। तो फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन इज बार्ले। और इसको याद रखने का चीज़ क्या है कि बार्ले को हिंदी में जौ कहते हैं। जौ वाज फर्स्ट जीवन। उसके बाद है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दोस्तों इंडिया के अगर हम सब कॉन्टिनेंट में देखें, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में केवल इंडिया नहीं आता बल्कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल ये सारे आते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट एविडेंस देखें तो ये तो हमें पता चल गया कि नियोलिथिक एज में मिला था। लेकिन नियोलिथिक एक साइट है लाहुर देवा, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में लाहुर देवा है, जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है 8000 से 9000 BC पहले। ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे मिला था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है वहाँ पे, वो 700 BC। दोस्तों ये जो लाहुर देवा स्थान है ये अभी हाल ही में खोजा गया है, तो ये अब सबसे पुराना हो गया, नहीं तो उससे पहले जो है वो मेहरगढ़ होता था। तो कभी कभी ऑप्शन में लाहुर देवा नहीं दिया है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 7000 BC पहले गेहूँ मिला था। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कब है, लाहुर देवा साइट, संत कबीर नगर साइट में। इसके बाद है
अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। दोस्तों सेटल्ड लाइफ का अर्लीस्ट एविडेंस कब मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। उसका रीज़न क्या है कि सेटल्ड लाइफ तभी होती है जब एग्रीकल्चर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मेहरगढ़ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ मिलता है। उसके बाद है चाल्कोलिथिक एज का मतलब क्या है दोस्तों? चाल्को जो एक लैटिन रूट है जिसका मतलब होता है कॉपर, तो चाल्कोलिथिक मतलब कॉपर आयरन एज। उसके बाद है कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड। दोस्तों कौन सा ऐसा एंशियंट साइट है जहाँ पे जो है वो स्टोन एज से लेके हड़प्पा एज तक के सारे कल्चरल रिमेन्स मिलते हैं, यानी सारे सबूत मिलते हैं। तो कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में स्टोन एज से लेके हड़प्पा तक के जितनी भी संस्कृतियाँ हुई उनके एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद है नवादा टोली जो है, नवादा टोली जो कि मध्य प्रदेश में एक एंसेंट साइट था, उसको किसने एक्सकेवेट किया था, मतलब उसकी खुदाई किसने की थी? तो नवादा टोली वाज एक्सकेवेटेड बाय HD संकालिया। किसने खोदा था? HD संकालिया जी ने। और नवादा टोली है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मेगालिथिक्स क्या होते हैं? मेगा मतलब बिग और लिथ मतलब पत्थर। तो मेगालिथ वो लार्ज पत्थर होते थे जो एंशिएंट टाइम में साउथ इंडिया में मेजरली जो ब्यूरियल साइट होता था, यानी जो शव को जहाँ दफनाया जाता था उसके चारों ओर जो है बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, घेर दिए जाते थे। इसी को मेगालिथ कहते हैं। तो मेगालिथ मतलब ब्यूरियल साइट मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन। ये प्राइमरली साउथ इंडिया में होता था। उसके बाद वह कौन सा नियोलिथिक साइट है जहाँ पे ऐश माउंड यानी राख के टीले मिले हैं? तो ऐसा नियोलिथिक साइट जो है वो है संगनाकल्लू। संगनाकल्लू दोस्तों कर्नाटका के वेलारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे ऐश माउंड मिले हैं। याद रखने का तरीका सिंपली है कल्लू। कल्लू जनरली ब्लैक चीज़ों को कहा जाता है और ऐश भी क्या होता है? काला होता है। तो नियोलिथिक साइट वेयर ऐश माउंड फाउंड इज संगनाकल्लू। उसके बाद है भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है? तो दोस्तों हमें पता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो भीमबेटका है वो एंशियंट रॉक पेंटिंग्स या प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। दोस्तों प्री हिस्टोरिक का मतलब ये होता है इतिहास का वह काल जब जिसके बारे में कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलता, उसे प्री हिस्टोरिक कहते हैं। प्री हिस्टोरिक के बाद प्रोटो हिस्टोरिक आता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें लिखित रिकॉर्ड तो मिलता है लेकिन वो अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड होता है जिसके लिखित रिकॉर्ड मिलते हैं। तो भीमबेटका जो है उसमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। उसके बाद है ओकर कलर्ड पोट्री OCP। पोट्री का हिंदी दोस्तों, पोट्री को मृदभांड कहते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। तो ओकर कलर पोट्री जो है कहाँ से मिलता है? ये दोस्तों हस्तिनापुर और अतरंजी खीरा जो कि उत्तर प्रदेश के ईटा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ से मिलता है। तो ओकर कलर्ड पोट्री जो है वो हस्तिनापुर एंड अतरंजी खीरा से मिलता है। उसके बाद है इन द चाल्कोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। दोस्तों जो चाल्कोलिथिक पीरियड था यानी ताम्र पाषाण काल था, उसमें महाराष्ट्र के लोग जो है अपने सगे संबंधियों के शवों को घर के नीचे ही नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या कर देते थे? दफना देते थे, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद है, और इसको क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका जो नाम था वो था जारवे कल्चर। तो अगर आपसे पूछता है जारवे कल्चर कहाँ पे था, तो जारवे कल्चर महाराष्ट्र में था, जिसमें लोग अपने घर में ही ब्यूरियल साइट बनाते थे और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में शव को दफना देते थे। उसके बाद वह कौन सा साइट है जहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन के साथ डाग को, कुत्ते को दफना दिया जाता था? तो ये जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम साइट पे स्केलेटन ऑफ डॉग एलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन वर फाउंड। ठीक है। और बुर्ज होम में ही जो है वो
पिट ड्वेलिंग मिलती है। दोस्तों पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? जब गड्ढे खोद के गड्ढे में शव दफनाए जाते थे, नहीं सॉरी, पिट ड्वेलिंग का मतलब क्या है? जहाँ पे लोग गड्ढे बना के रहते थे। तो जो कश्मीर का बुर्ज होम था, वहाँ पे लोग ऐसे गड्ढे बनाते थे और गड्ढों के नीचे रहते थे सेफ्टी के लिए, ताकि हवा तूफान आए तो प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो बुर्ज होम एंसेंट साइट है, वहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो पिट ड्वेलिंग मिलता है, यानी कुएं, लोग कुएं या गड्ढे में रहते थे, और दूसरा क्या है? ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग के स्केलेटन भी क्या होते थे? मिलते थे। उसके बाद है रॉक शेल्टर ऑफ विंध्याज वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स वर फाउंड। तो विंध्याज में वह रॉक शेल्टर जहाँ पे कई सारे ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लेखाहिया। दोस्तों लेखाहिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं विंध्या के रेंज में अगर देखा जाए तो। लेखाहिया, इसको याद रख सकते हैं हम लाख से। उसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है, उसके फर्स्ट डायरेक्टर जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट संभालते थे। एक्चुअली यही वो पहले आदमी थे जिन्होंने हड़प्पा कल्चर को देखा था, लेकिन इन्होंने उसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए थे। बाद में जब जॉन मार्शल जी आते हैं, तब हड़प्पा कल्चर के सिग्निफिकेंस को समझ कर पाते हैं और उसकी खुदाई करवाते हैं। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, और जॉन मार्शल जो थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 में डायरेक्टर बने थे। और जॉन मार्शल के समय में ही हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, आज आदि जो महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट थे उसकी खुदाई की गई थी। दोस्तों नेशनल ह्यूमन म्यूजियम या इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और इसका बनने का कारण क्या था कि फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस जो है नर्मदा वैली में ही मिला था, एमपी में। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश कल्चरल हेरिटेज। उत्तर प्रदेश का अगर हम कल्चरल हेरिटेज देखें तो उसके बारे में दो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी एक्सकेवेशन साइट्स इन उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि एग्रीकल्चर का जो ओल्डेस्ट एविडेंस है उत्तर प्रदेश के कई एक्सकेवेशन खुदाई के साइटों में मिला है। ये बिल्कुल सही, अभी हमने देखा था कि लाहौर देवा, कोल डेहवा, ठीक है, आदि लाहौर देवा में हमने देखा था 800 से 900 BC पहले ही वहाँ पे यानी वो एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है। तो कई सारे जो है एग्रीकल्चर के एंसेंट साइट जो हैं उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन क्या था? बार्ले था, फिर राइस था। तो ये तो हमने अभी देखा था कि सबसे पहले बार्ले मनुष्य ने बोया था, फिर राइस, फिर व्हीट। तो दोनों क्या है? करेक्ट है। उसके बाद 2021 आरओ मेंस में क्वेश्चन आया था कि कुछ मेजोलिथिक साइट को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना था। तो अभी हमने देखा था कि महादहा कहाँ पे है? दोस्तों महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो महादहा सबसे वेस्ट में हो गया। उसके बाद है लेखाहिया। दोस्तों लेखाहिया जो है वो मिर्ज़ापुर में है उत्तर प्रदेश के। तो हमें पता है कि प्रतापगढ़ जो है वो मिर्ज़ापुर के वेस्ट में है। उसके बाद है पैसरा जो है ये बिहार में है। एंड बीरभानपुर जो है ये कहाँ पे है? तो दोस्तों बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में। तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर देख रहे हैं तो सबसे पहले महादहा आ गया, फिर लेखाहिया आ गया, फिर पैसरा आ गया, फिर बीरभानपुर आ गया। उसके बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर ज़िला में। हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर में आना चाहिए पर यहीं पे दे दिया है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आहार सिविलाइजेशन या आहार कल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह राजस्थान के मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलर हुई थी, वह राजस्थान के मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में थी। और ये मेटल वर्क एंड ब्लैक रेड पोट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है फर्स्ट इंडियन हु विजिटेड भीमबेटका केव्स एंड डिस्कवर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। कह रहा वह पहला भारतीय कौन था जिसने भीमबेटका केव के प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के सिग्निफिकेंस को समझ पाया था? तो वो पहला भारतीय जो था VS वाकानकर जी थे, विष्णुधर वाकानकर जी थे। उन्होंने ही भीमबेटका की खोज की थी।
उसके बाद कुछ हिस्टोरिकल प्लेस दिए हैं और वे किसके लिए जाने जाते हैं। तो बुर्ज होम अभी हमने देखा पिट ड्वेलिंग के लिए जाना जाता है, ना कि रॉक कट श्राइन के लिए। उसके बाद चंद्राकेतुगढ़ जो है, चंद्राकेतुगढ़ दोस्तों वेस्ट बंगाल के गंगा रिवर वैली में है। चंद्राकेतुगढ़ जो है टेराकोटा के लिए फेमस है, और हम याद इसको ऐसे रख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर के एल्यूवियल साइल से टेराकोटा बनता है। उसके बाद है गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पे है? तो गणेश्वर जो कि राजस्थान के जोधपुर में है, कॉपर आर्टिफैक्ट के लिए फेमस है। और याद इसको ऐसे रख सकता है कि राजस्थान जो है कॉपर क्षेत्रीय माइंस है, ठीक है। उसके बाद है एसर्शन है कि स्टोन एज पीपल ऑफ विंध्याज माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लेस्टोसीन एज। तो दोस्तों प्लेस्टोसीन एज जो था, जो आइस का समय था, उसके एंड के समय में, अंत के समय तक या स्टार्टिंग के, मतलब कि वो जो बाउंड्री वाला टर्मिनल वाला समय था, उस समय जो कि नर्मदा विंध्या रेंज में जो पीपल रहते थे उन्होंने क्या किया, गंगा वैली में चले गए। और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ड्राई फेज। तो ये बिल्कुल सही है कि जब क्लाइमेट चेंज हुआ, ड्राई फेस हुआ, बर्फ़ पिघले, तो लोग जो है वो माइग्रेट किए विंध्या से गंगा वैली में। तो दोनों करेक्ट है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है घटना चक्र का वो समाप्त होता है। और अब जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, जिसका समय है 2500 BC से लेके 1750 BC तक। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी जो है, किस ह्यूमन सोसाइटी को यूनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ह्यूमन की सोसाइटी जो होती है वो कल्चर पे डिपेंड करती है। और कल्चर का मतलब क्या होता है? फूड, रहन सहन, खान पान, भाषा, बोलचाल आदि। तो ये सारी चीज़ें जब डिफर हो जाएगी तो ह्यूमन सोसाइटी जो है, यही वो रीजन है जो ह्यूमन सोसाइटी जो है एनिमल से, क्रॉप से अलग हो पाता है। तो ह्यूमन सोसाइटी को यूनिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कल्चर पे निर्भर करता है और कल्चर जो है वेरी करता है। उसके बाद है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन अर्ली हिस्टोरिक एज। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन कब थी? तो अभी हमने बताया था अर्ली हिस्टोरिक एज, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज भी कहते हैं, उस समय थी, यानी 2500 BC से 600 BC के बीच में। इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जो आर्यन सिविलाइजेशन थी वो क्या थी? वह एक रूरल एंड ट्राइबल सिविलाइजेशन थी, मतलब रूरल थी। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वह एक अर्बन सिविलाइजेशन है, नगरीय सभ्यता थी। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉन आर्यन कहा जाता है, क्योंकि नॉन आर्यन जो सिविलाइजेशन थी वो अर्बन नहीं थी, वो एक ग्रामीण सिविलाइजेशन थी। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। मतलब कि ऐसा मेन क्या कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है वो आर्यन से पहले रखा जाता है? तो उसका मेन कारण जो है पोट्रीज हैं। दोस्तों जो पोट्रीज होते हैं, यानी जो मृदभांड होते हैं, वो किस काल में बने हैं वो बताते हैं। नहीं तो वैसे देखा जाए तो कहीं पे भी ग्राम पहले बनता है, शहर बाद में बनता है। जबकि हम यहाँ उल्टा देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी और शहरी के बाद ग्रामीण सभ्यता आई। तो इसका मेन रीज़न यही है कि पोट्री के कारण जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मृदभांड होते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करके हम एक्चुअल टाइम पता करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी आर्यन से पहले थी। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेड पोट्री होती थी, लेकिन उसमें ब्लैक कलर की क्या होती थी? डिजाइन होती थी। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोट्री किस कलर की थी, तो वो रेड कलर की थी। उसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिफरेंट थी? सबसे ज़रूरी तो यही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटी लाइफ था, उसके बाद पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, चित्रात्मक स्क्रिप्ट था। उसके बाद इनके पास आयरन का नॉलेज नहीं था और ना ही डिफेंसिव एरो का ना ज्ञान था। तो ये 3 कारण हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वैदिक सिविलाइजेशन से डिफर है, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर। दोस्तों हड़प्पा कल्चर के बारे में जो नॉलेज है कहाँ से पता चलता है? तो ना तो हमें स्क्रिप्ट से पता चलता है हड़प्पा कल्चर के बारे में, क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट है अभी अनडिसाइफर्ड है, मतलब अभी उसको
जो उसका उसको जो है मतलब उसके अर्थ को नहीं समझा गया है, और ना ही ये रॉक एडिक्ट यहाँ पे मिलता है। तो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं, यानी जो भी डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, टूल्स, वीपन्स आदि का जो डिस्कवरी हुई है, यानी जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुए हैं, उसके वही जो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानने का मेन कारण है, मेन नॉलेज है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्कियोलॉजिकल हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी, हमें जानकारी का स्रोत क्या है, तो ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस है, यानी जो हमारी पुरातत्व की खुदाई है। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके लिए थ्योरी कौन सी पॉपुलर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओरिजिन कैसे हुई थी, कि पीपल जो थे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन से माइग्रेट हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ, मतलब उस वाले एरिया में। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, ये ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको कहा था E.J. मैके ने कहा था। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के माइग्रेशन का जो आइडिया वो किसने दिया था, मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया था। प्री हड़प्पन कल्चर जो थी, यानी हड़प्पा से पहले जो कल्चर थी वो इतनी मेच्योर हो गई थी कि हड़प्पा कल्चर बन जाए, ये थ्योरी किसने दिया था, अमलानंद घोष ने दिया था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से इंस्पायर्ड थी, ये किसी एनोनिमस ने कहा था। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर। दोस्तों सिल्वर का सबसे पहला सबूत कहाँ पे मिलता है, तो सिल्वर का अर्लीस्ट एविडेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है। दोस्तों राजस्थान का जो जवाहर महल था वहाँ से सिल्वर ये लोग लाते थे, साथ में अफ़गानिस्तान और ईरान से भी सिल्वर की ये लोग लाते थे। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद है कलर ऑफ पोट्रीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों रेड कलर की पोट्री थी, ब्लैक डिजाइन था। उसके बाद आइडल वर्शिप की आरंभ कब हुआ, तो आइडल वर्शिप का आरंभ जो है प्री आर्यन एज में हुआ। प्री आर्यन एज मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय हुआ था। हम कई साले गॉड के देवता सील, पशुपतिनाथ, मातृ देवी आदि कई जो है आइडल वर्शिप देखते हैं। तो अगर आपसे पूछता आइडल वर्शिप का स्टार्ट कब हुआ था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्री आर्यन सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी आर्यन से पहले, यानी वैदिक टाइम से पहले। उसके बाद है काउ इज नॉट डिपिक्टेड इन सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन से जो भी सील निकले हैं या जो टेराकोटा के आर्ट निकले हैं उनमें कहीं भी काउ नहीं दिखता है, जबकि आर्यन कल्चर जो थी वो काऊ पे बेस्ड थी। उसके बाद अब क्या है कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं, और वो किस किस चीज़ के लिए फेमस है वो एक बार देख लेते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो लोथल फर्स्ट साइट जो है दोस्तों, लोथल गुजरात में है, और यहाँ पे कुछ लोथल में डॉकयार्ड या पोर्ट सिटी है। डॉकयार्ड मतलब पोर्ट एक तरीके से जहाँ पे शिप आते जाते हैं। तो लोथल में क्या था, डॉकयार्ड या पोर्ट सिटी था, और इसको याद रख सकते हैं लोथल आ गया। तो जब हम समुद्र से थल की तरफ आते हैं तो क्या कहते हैं, लोथल आ गया, या लोथल लिक्विड से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, लिक्विड डॉकयार्ड यानी पानी। उसके बाद आइवरी स्केल भी लोथल में मिला है, हाथी के जो स्केल होते हैं, हाथी के दांत के। उसके बाद है डबल ब्यूरियल और ट्रिपल ब्यूरियल भी लोथल में मिला है। तो लोथल मेनली किसके, पोर्ट सिटी या डॉकयार्ड के लिए फेमस है। कालीबंगन जो है दोस्तों, कालीबंगन जो है यहाँ पे प्लग्ड फील्ड मिला, यानी जुते हुए खेत मिले हैं, जिसको फ्यूरोड्स लैंड भी कहते हैं। तो याद रखने का ट्रिक क्या है, खेत में के आता है और कालीबंगा में के आता है। तो कालीबंगा में खेत मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। उसके बाद टेराकोटा के एक हॉर्न डेटी मिले, यानी सींग वाले देवता टेराकोटा पे खुदे मिले हैं, और फायर अल्टर मिले हैं। धोलावीरा में दोस्तों सिटी जो है, धोलावीरा में जो सिटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी रेमिनेंट ऑफ 3 टाउनशिप कहाँ पे मिलता है, धोलावीरा में मिलता है। वाटर टैंक, ह्यूज रिजर्वोर, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, डैम, कंजर्वेशन, यानी वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो धोलावीरा में मिलती है। और धोलावीरा में सिटी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। बनावली में दोस्तों टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग मिलता है, यानी हल का
टेराकोटा से बना हल मिलता है, यानी जुताई के लिए, तो हल बनावली। हड़प्पा से क्या क्या मिलता है दोस्तों, जो सीमेंट्री है, सीमेंट्री R37 जो है वो हड़प्पा से मिलता है। आर मतलब रावी, और रावी नदी के किनारे पे हड़प्पा था। उसके बाद है हमारा मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की स्टेचू मिलती है। उसके बाद ग्रेट बाथ मिलता है, जो ग्रेट बाथ, ग्रेट रिजर्वोर, ये सब मोहनजोदाड़ो से मिलता है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो शहर में हर घर में कुआं था, तो वेल इन ईच हाउस। और ड्रेनेज सिस्टम कहाँ मिलता है, मोहनजोदाड़ो मिलता है। और मोहनजोदाड़ो से जो फेमस हम्पेड बल का सील था, यानी जो बल हम्पेड वाला जो सील, बल का सील मिला था, वो भी कहाँ मिलता है, मोहनजोदाड़ो मिलता है। राखी गढ़ी दोस्तों क्या है, लार्जेस्ट या बिगेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया में, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, धोलावीरा है। तो लार्जेस्ट बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज राखी गढ़ी। चनहुद्रो दोस्तों, चनहुद्रो बीड मेकिंग फैक्ट्री या इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बीड मतलब मनका। उसके बाद साइट दिया है, और दिया है कि वो किस रिवर के किनारे है। तो जैसे हड़प्पा जो शहर है, हड़प्पा जो साइट है पाकिस्तान में, वो कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे पे है। मोहनजोदाड़ो दोस्तों इंडस नदी के किनारे पे है। MI हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो गंगा नदी के किनारे पे है। याद रख सकते हैं, हाथ जोड़ना, गंगा नदी माँ के समान है, हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे पे है। पाइथन जो है गोदावरी नदी के किनारे पे है। कालीबंगन, काली चूड़िया, ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे पे। और इसको याद रखने का नियम क्या है, KG में पड़ता कालीबंगन घग्गर। राखी गढ़ी भी घग्गर नदी के किनारे पे है, बनावली भी घग्गर नदी के किनारे पे है। उसके बाद है लोथल भोगवा नदी के किनारे पे है। रोपड़ पंजाब का सतलुज नदी के किनारे पे है। आलमगीर जो है वो हिंडन नदी के किनारे पे, बनावली हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे पे। और जम्मू कश्मीर का मांडा कहाँ पे, चिनाब में है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट था। पहले क्या है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो टाउन प्लानिंग थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बिल्कुल सही है। उसके बाद है ट्रेड एंड कॉमर्स वाज इन एडवांस स्टेज, ये भी सही है क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स पे ही मेनली चलता था ये। उसके बाद मदर गॉडेस की पूजा की जाती है, हमने टेराकोटा की मूर्ति यहाँ पे मिलती ही है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लायन को, ना तो लायन को जानते थे ना ही लोहा को जानते थे, तो LL पीपल डोंट नो अबाउट आयरन, ये सही है। उसके बाद चनहुद्रो में इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये भी सही है। बीड मेकिंग फैक्ट्री हमने अभी देखा था, ठीक है। उसके बाद है हमारा कुछ साइट दिया है और वो किस स्टेट में हो, जैसे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवारा नदी पे है। दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवारा नदी पे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है और इसको याद रखने का चाहे दाइमा महान है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। एंड सूरकोटादादा, जो सूरकोटदा है, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर गुजरात में है। मोहनजोदाड़ो एंड चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, स्टेट में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। दधेरी जो है पंजाब के लुधियाना में है। दधेरी कहाँ पे है, दधेरी पंजाब के लुधियाना में है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो चनहुद्रो सिंधु में है। इसके बाद रंगपुर कहाँ पे है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में है। और धोलावीरा गुजरात में है। तो रंगपुर सौराष्ट्र में, तो इसमें ये दोनों चीज़ें याद नहीं रहती जनरली। दधेरी जो है पंजाब के लुधियाना में है और रंगपुर सौराष्ट्र महाराष्ट्र में है। उसके बाद कुछ साइट दिया है और उसके एक्सकेवेटर दिए हैं। तो जैसे जो चनहुद्रो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, उसको किसने खोजा था, तो उसको EJH मैके NNG मजूमदार ने खोदा था। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन किस में आता है, MK का, मैके का आता है। तो चनहुद्रो मनका, चनहुद्रो हमें पता है मनका यानी बीड के लिए फेमस है, मनका से मैके याद रख सकते हैं। तो चनहुद्रो की खोज मैके EJH मैके ने एक्सकेवेट किया था। मोहनजोदाड़ो दोस्तों,
मोहनजोदाड़ो को राखालदास बनर्जी ने खोदा था। और याद रखने का ठीक है, एम सी मोहनजोदाड़ो, एम सी म्यूजिक, और आर डी बर्मन, राखालदास बर्मन या बनर्जी जोड़ सकते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि 1921 में खोजी गई थी, दयाराम साहनी ने खोजा था और एम एस वत्स ने खोजा था, लेकिन नाम हमेशा दयाराम साहनी का ही आता है मेनली। लोथल को एस आर राव ने खोदा था। उसके बाद सूरकोटादा को, दोस्तों सूरकोटादा को बीच में कोटा आता है और कोटा में जेपी सर पढ़ाते थे, जेपी जोशी सर। तो जेपी जोशी जो है वो सूरकोटादा को साइट एक्सकेवेट किए थे। उसके बाद धोलावीरा को 1922 में किसने खोया था? आर एस बिस ने किया था। आर एस बिस ने धोलावीरा को खोया था। उसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है किस रिवर के बैंक पे फैली हुई है? तो दोस्तों जो हम लोग इंडस रिवर सिस्टम 6 नदियाँ पढ़ते हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इंडस, इसमें में से जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं उन पर इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड थी, तो सिंधु, झेलम एंड चेनाब। उसके बाद है पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों हमें पशुपति की मूर्ति मिली है और पशुपति शिवा या लॉर्ड शूद्र को कहते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पशुपति या शिव की पूजा करते थे। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे वो जॉन मार्शल जी थे 1902 से 1928 में। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान जितने भी मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन थे की साइट है उनकी खुदाई की गई थी, क्योंकि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे हमने देखा था, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के महत्व को थोड़ी सी खुदाई के दौरान जो मिला था समझ नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने उसकी खुदाई भी नहीं की। और ऐसा कहा जाता है कि कई सारे इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन के कई सारे ईंटों का प्रयोग उन्होंने रेल की पटरी बिछाने में कर लिया। तो जॉन मार्शल वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1902 टू 1928 व्हेन डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो। इन्होंने ही दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी को भेजा था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के लिए। उसके बाद प्लेस और एक्सकेवेशन किसने किया था? तो दोस्तों हस्तिनापुर का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है उसकी एक्सकेवेशन बी लाल ने किया था। और इसको याद रखने का ठीक है, हस्तिनापुर महाभारत से रिलेटेड है और महाभारत में खूब खून बहता है, खून लाल होता है। उसके बाद तक्षशिला, दोस्तों तक्षशिला का एक्सकेवेशन जॉन मार्शल ने किया था। और कौसम्बी का एक्सकेवेशन जो है एनजी मजूमदार ने किया था। किसने किया था? एनजी मजूमदार ने। उसके बाद फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुडंट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। मैंने अभी बताया जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ सबूत, तो मतलब कि उन्होंने रेल की पटरी बिछा रहे थे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ सील मिले थे, पर उन्होंने उसके महत्व को नहीं समझा और उसको छोड़ दिया। उस समय खुदाई करते तो इसकी खुदाई और पहले हो चुकी होती, मतलब इसकी डिस्कवरी हड़प्पा कल्चर की। उसके बाद है करेक्ट क्रोनोलॉजी दे रहा है कि अर्बन कल्चर के बाद आयरन प्लग आया था, उसके बाद पंचमार्क कॉइन आया था, फिर गोल्ड कॉइन आया था। तो दोस्तों अर्बन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता था जो 2500 से 1750 बीसी में था। आयरन प्लग जो है हमें पता है कि इंडिया में 1000 बीसी से आयरन मिलने लगता है, तो आयरन का प्लग जो है मोस्टली 1000 बीसी के आसपास ही मिला होगा। उसके बाद पंचमार्क कॉइन जो है दोस्तों ये मौर्य काल में मिलते थे और उससे थोड़ा सा पहले। तो पंचमार्क कॉइन का सही समय 600 बीसी है। और गोल्ड कॉइन हमें पता है कि इंडो ग्रीक ने ले आए थे 2 बीसी में, 2 बीसी में, तो गोल्ड कॉइन उसके बाद आएगा। उसके बाद है फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, तो दोस्तों मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर का यूज किया था और हमें पता है चालकोलिथिक एज भी है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन साइट्स आर डेड नाउ, बिल्कुल सही है, अभी लुप्त हो चुकी हैं। और कारण क्या है कि दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, और इसका कारण कह रहा है कि क्योंकि वो एक्सकेवेशन के दौरान खोजी गई थी। तो ये बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये इसका रीज़न कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ अगर एक्सकेवेशन के कारण खुदाई की गई है तो वो नष्ट हो गया? ऐसा नहीं है, खुदाई तो बहुत सावधानी से की गई थी। तो दोनों सही हैं, बट आर इट डजंट एक्सप्लेन ए। उसके बाद है रॉक कट आर्किटेक्चर का एविडेंस हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ से मिलता है? तो धोलावीरा से मिलता है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ओनली बीर कैन डग रॉक। तो रॉक कट आर्किटेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा से मिलता है।
एक्चुअली राख को कट करके पानी के टैंक बनाए गए थे। उसके बाद एक हड़प्पन साइट है सोनौली, दोस्तों इस पे मूवी भी, वेब सीरीज भी आ चुकी है। तो सोनौली हड़प्पन साइट जो है कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर 185 ग्रेव एक साथ मिले थे ह्यूमन स्केलेटन। तो सोनौली इसलिए फेमस है 100 से ज़्यादा बुरियल के लिए। इसके बाद कॉटन का कल्टीवेशन सबसे पहले इंडिया में ही मिलता है। और कहाँ पे मिलता है, अर्लीस्ट एविडेंस कॉटन कल्टीवेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। तो कॉटन कल्टीवेशन का पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इंडिया में हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। उसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे इट इज़ अ सेकुलर सिविलाइजेशन। तो सेकुलर सिविलाइजेशन तो ये थी ही, क्योंकि रिलीजियस एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट तो था लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता था। आपको पता है कि पूजा तो होता था पर मंदिर नहीं था, और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर धर्म चलता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेकुलर सिविलाइजेशन तो था। दूसरा क्या है कि कॉटन कल्टीवेशन फॉर टेक्सटाइल इसमें होता था, बिल्कुल सही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान टेक्सटाइल के लिए कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा था। और दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल बट डिडंट पजेस टेम्पल। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मेल फीमेल पशुपति मातृ देवी सबकी पूजा करते थे, लेकिन कहीं पे मंदिर नहीं दिखता है। उसके बाद है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या कौन कौन से जानवर दिखते हैं। तो दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सील मिलते हैं, ठीक है, उसमें बुल मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है, सीप भी मिलता है, टाइगर भी मिलता है, राइनोज भी मिलता है, लेकिन कहीं भी हॉर्स नहीं मिलता उस मात्रा में। ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स के बारे में पता नहीं था, इनको हॉर्स के बारे में पता था, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं था, मतलब सील पे नहीं दिखता कभी भी। और लायन भी कहीं भी नहीं दिखता। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान लायन कहीं नहीं दिखता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना तो लायन मिलता है और ना ही लोहा मिलता है। उसके बाद है कुछ लोग कहते हैं कि लगभग 900 साल तक कंटिन्यूस लो रेनफॉल रहा। इसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन में सूखा पड़ गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है। उसके बाद इजिप्टियन सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे पे, नाइल नदी के किनारे पे, नील नदी के किनारे पे है। और अगर हम ये 4 सिविलाइजेशन को अगर हम नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस लगाएं तो अजटेक, फिर माया, फिर म्यूस्का और फिर इनका, ये 4 सीक्वेंस है। फर्स्ट सिविलाइजेशन दैट डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग। दोस्तों आर्ट ऑफ राइटिंग सिविलाइजेशन डेवलप, आर्ट ऑफ राइटिंग वाली फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन थी, सुमेरियन से, सुमेरियन लोगों की सिविलाइजेशन थी वेस्ट एशिया में। उसके बाद है कोट दीजी जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, एंड देसालपुर जो कि गुजरात में है। ये एक हड़प्पन साइट्स हैं, जबकि जो सोह गौरा जो है ये एक मौर्यन साइट है। तो दोस्तों कोट दीजी और देसालपुर हड़प्पन साइट है, जबकि सोह गौरा एक मौर्यन साइट। हमें पता है कि सोह गौरा में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि सोह गौरा गोरखपुर में है, जिसको गोरखपुर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं बल्कि मौर्यन साइट है। उसके बाद कुछ हड़प्पन साइट है और उनके स्टेट दिए हैं, जैसे बालू हड़प्पन साइट कहाँ पे है, हरियाणा में है। हम इसको याद रख सकते हैं कि हरियाणा में कुश्ती होती है बालू पर बहुत, तो बालू हरियाणा में है। पडरी जो है गुजरात में है, और हुलाज जो है उत्तर प्रदेश में। हुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार आया है। तो हुलाज एक्सकेवेशन साइट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है कुछ मैचिंग दिया है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। लेटर वैदिक के लोग जो है उत्तर वैदिक काल में लोग अग्रेरियन हो गए थे। और ऋग वैदिक सोसाइटी जो थी मेनली पेस्टोरल थी, गाय चराते थे, फसल एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे और वही सब करते थे। पेस्टोरल सोसाइटी थी, पशुपालक समाज था, जबकि उसकी वैदिक टाइम में एग्रीकल्चर होने लगा। अच्छा, और मेडिवल पीरियड में जो था वो लैंड लॉर्डिज्म था, मतलब लैंड मैन जो आय का होता था। उसके बाद किस इंडस वैली सिविलाइजेशन से फिगर या मॉडल ऑफ बोट मिलता है। तो दोस्तों एक तो जहाँ पे डॉकयार्ड लोथल वहाँ पे मिलता है, और दूसरा मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो और लोथल से क्या मिलता है, बोट के फिगर मिलते हैं। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन का एविडेंस धौलाबूरा में मिलता है, हमने अभी देखा था। और उसके बाद कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, उनके क्रॉप दिए हैं, जैसे चनहुद्रो मस्टर्ड के लिए, चना के लिए फेमस है, तो चनहुद्रो चना के लिए फेमस है। हड़प्पा सीसेम तिल के लिए फेमस है।
लुनतसई जो है कोडो वहाँ पे बोया जाता था, और उत्तर प्रदेश में जो हुला है वहाँ पे राइस बोया जाता था। और इसको याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, तो उससे लिंक कर सकते हैं। तो चनहुद्रो जनरली हमें याद रहेगा, चनहुद्रो से चना, चना से चना सरसों के साथ बोया जाता है, और हुलाज जो है वो राइस वहाँ पे बोया जाता था। उसके बाद मोहनजोदाड़ो में जो पशुपति सील मिला है उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है निम्नलिखित चालों में से? तो दोस्तों उसमें एलिफेंट भी है, बफेलो भी है, टाइगर है, लेकिन सांड नहीं है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक है। आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर ख़त्म किया। एक तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के साइट थे उनको देखा, और साथ में हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखा। अब आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हिस्ट्री की क्लास जो है लगातार कंटिन्यूटी चलेगी। बीच में कुछ ब्रेक हो गया था क्योंकि मुझे नोट्स खुद बनाने पड़ रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ नोट्स तो बनाए हैं मेरे, जो इधर उधर हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको, और साथ में कुछ लिखते भी हैं साथ में, जैसे आज बनाया था 2 पेज। तो ये चलता रहेगा इसको, और जो लोग नोट्स बनाना चाहे इसे नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप बार बार वीडियो को देखिए और रिवाइज करिए। धन्यवाद।